Good morning. Today is 13th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है कुलभूषण जाधव से रिलेटेड है। पाकिस्तान के एक मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस दी और इसके विरोध में अब भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया था और आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान के इस डिसीजन पर वर्चुअली स्टे लगा दिया। उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल से। नीचे का आर्टिकल है झूलन गोस्वामी के बारे में। कौन है ये झूलन गोस्वामी? ये भारतीय महिला क्रिकेट के लिए खेलती हैं। तो इनके नाम अभी एक रिकॉर्ड हो गया है। महिला वनडे क्रिकेट में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट हासिल कर लिए हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कौन सी ऐसी मेंबर थी जिनके वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स हो गए हैं महिला वनडे क्रिकेट में। तो सिर्फ इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बाकी आर्टिकल में काफी कुछ डिस्कस किया गया है सुनील गावस्कर के बारे में और क्रिकेट के बारे में। वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखिए जो मेन आर्टिकल है कैपिटल पनिशमेंट यानी एक प्रकार से मृत्युदंड के बारे में है। कल भी हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, तीनों तरह के हमने व्यू डिस्कस किए थे। इस आर्टिकल में तीन चार जो पॉइंट्स हैं, कुछ अलग पॉइंट्स हैं, कुछ नए पॉइंट्स हैं, इन्हें भी हम आज के डिस्कशन में शामिल करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है। बीजेपी के प्लान्स को डिस्कस किया गया है। बीजेपी अब उड़ीसा में भी एक्सपेंड करना चाहती है अपने आप को। तो आर्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। और आज सैटरडे है, सैटरडे को ग्राउंड जीरो पब्लिश होता है। ग्राउंड जीरो में काफ़ी फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक और जो आर्टिकल हम थिंक टैंक का डिस्कस करेंगे, ओआरएफ का एक इंपॉर्टेंट इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस पर आर्टिकल को हम अपने डिस्कशन में शामिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुलभूषण जाधव से रिलेटेड आर्टिकल से। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस दी। आरोप इन पर यह लगा पाकिस्तान के हिसाब से कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर में और पाकिस्तान के एक प्रोविंस बलूचिस्तान में अशांति फैलाना चाहते थे सेपरेटिस्ट के साथ मिलके। लेकिन देखिए बोगस ट्रायल था इनका बहुत ज़्यादा। और इंडिया का तर्क और जो बात बिल्कुल सच है वो ये था कि ये ईरान में अपना बिजनेस चला रहे थे और रिटायर्ड नेवल कमांडर हैं और पाकिस्तान की एजेंसीज ने इनको ईरान से अबडक्ट किया और इन पर एक प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगाए। और जो ट्रायल किया पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने काफ़ी बोगस ट्रायल था। कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई कि कहाँ पे अभी ये कैद हैं, ये भी नहीं बताया गया। कौन इनके वकील थे ट्रायल के दौरान में, वो भी नहीं बताया गया। और भारत ने वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग में यानी वियना कन्वेंशन के अनुसार कॉन्सुलर एक्सेस मांगा था कुलभूषण जाधव के साथ में। देखिए वियना कन्वेंशन क्या कहती है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तहत हम इसे समझते हैं। मान लीजिए यूएस का कोई नागरिक हमारे देश में अपराध करते हुए पाया जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, हमारी अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि हम यूएस एम्बेसी को सूचित करें इस बारे में कि देखिए आपके देश का सिटीजन यानी यूएस का सिटीजन हमारे देश में क्राइम कर रहा था और इसीलिए वियना कन्वेंशन के अंडर में हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है उस जिस देश का अपराधी, जिस देश का नागरिक हमारे देश में अपराध करता है उस देश की एम्बेसी को हमें सूचित करना पड़ता है। ना सिर्फ सूचित करना पड़ता है बल्कि हम मौका भी देंगे, यानी उस देश की एम्बेसी एक प्रकार से संपर्क कर सकती है, बात कर सकती है उस देश के नागरिक के साथ में। ऐसा भी कहा गया है वियना कन्वेंशन के अंडर में। तो देखिए कुलभूषण जाधव जो है हमारे देश के नागरिक था। वियना कन्वेंशन के अंडर में हमने पाकिस्तान से कंसुलर एक्सेस मांगा लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया और बाद में डेथ सेंटेंस के बाद में अब दोबारा से हमने कंसुलर एक्सेस मांगा, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछती है। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आईसीसी इज द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग यू हैव टू टेल। ऐसे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो यूएन का ऑर्गन नहीं है। वो बात अलग है कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है कि कंसल्ट करता है या फिर एक प्रकार से कोऑपरेट करता है, लेकिन ऑर्गन नहीं है। यूपीएससी बहुत पूछती है इस तरह से ऐसे जो क्वेश्चन हैं। ये देखिए इसे 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और जो इसका हेडक्वार्टर है यानी जो एक प्रकार से बैठती है जो कोर्ट, वो हेग में बैठती है। हेग है नीदरलैंड में। ये पीस पैलेस है, यहाँ पे ये कोर्ट बैठती है। उसके अलावा देखिए क्या करती है, ये उन तमाम एक प्रकार से अगर मान लीजिए दूसरे देशों में कोई किसी चीज़ को लेकर विवाद है तो इंटरनेशनल कानून के हिसाब से ये उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करती है। या फिर यूनाइटेड नेशंस के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, मान लीजिए आप इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन मान लीजिए, या फिर यूएन के काफ़ी सारे जो ऑर्गन्स हैं यूनेस्को या वो, उन सभी को एक प्रकार से लीगल एडवाइस भी देती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसे आप वर्ल्ड कोर्ट भी कह सकते हैं, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ एक चीज़ रह गई, देखिए इसमें 15 जजेस होते हैं।
15 जजेस होते हैं इसमें, और एक जज का जो टर्म होता है कितने साल के लिए काम कर सकते हैं वो 9 साल के लिए काम कर सकता है कोई भी जज, और 15 जजेस होते हैं। अब फिलहाल के जो कंपोजिशन है जजेस का वो ये है। इसमें भारत के भी एक जज हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ पे गए, ये रहे दलवीर भंडारी जी। ये अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर हैं दलवीर भंडारी। ये सुप्रीम कोर्ट के भी जज थे, रिटायर होने के बाद में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए। तो क्वेश्चन आने की संभावना तो कम ही है, फिर भी हमने देख लिया। उसके अलावा देखिए अब जो एक बात उठती है, आमतौर पे देखिए इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ जो भी इश्यूज होते हैं उनको लेके कभी भी उन इश्यूज को इंटरनेशनलाइज नहीं करता। यानी रेयरली ऐसा होता है कि भारत पाकिस्तान के साथ में किसी इशू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके जाता है, लेकिन इस बार भारत इस इशू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया। तो इस इशू पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भारत आखिरकार क्यों लेके गया आईसीजे में। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट क्या है इस पूरे मुद्दे पर, जो वियना कन्वेंशन की हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए जो हमारी कॉन्सुलर एक्सेस है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या इंडिया असिस्ट करेगा इस पूरे इशू पर, क्या इंडिया पाकिस्तान को असिस्ट करेगा कि जाधव कोई केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने में। देखिए इंडिया तो मानता ही नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल तो बाद में खड़ा होगा जब इंडिया मानेगा। वो निश्चित तौर पर भारत के एक नागरिक थे और ईरान में अपना बिजनेस कर रहे थे, तो पाकिस्तान का ये आर्ग्यूमेंट जो है ठीक नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान जो कहता है वो ये कहता है कि देखिए पाकिस्तान जो कंसुलर एक्सेस देता है, यानी कोई अरेस्ट, डिटेंशन या सेंटेंस, दूसरी जो चीज़ें हैं दूसरे देश के नागरिक यानी भारत के साथ में अगर भारत का कोई नागरिक अरेस्ट होता है या इसको एक प्रकार से उसकी डिटेंशन की जाती है, अगर वो सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर या फिर पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर की जाती है, तो वो पाकिस्तान या फिर इंडिया भी वो एक प्रकार से मेरिट के बेस पर डिसाइड करेंगे कि वास्तव में जो कंसुलर एक्सेस है उसको दिए जाने की आवश्यकता है या नहीं। और जबकि जाधव जो हैं वो सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर एक प्रकार से अरेस्ट किए गए थे, तो उनको पाकिस्तान की मर्जी है, मेरिट के केस पे पाकिस्तान ने यह डिसाइड किया है कि उनको कंसुलर एक्सेस नहीं दी जाएगी। अब देखिए अब जो बात कह रहे थे कि कुछ एक्सपर्ट्स ने ये क्वेश्चन उठाया कि वास्तव में एक प्रकार से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना क्या ये सही कदम था। तो देखिए अब ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया हो। 1971 में भी भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुका है। तब क्या मामला था, तब देखिए भारत ने 1971 की जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के, उन सर्कमस्टांसेस में एक ऐसा डिसीजन लिया था कि पाकिस्तान का कोई भी विमान भारत के ऊपर से नहीं जा सकता। अब इस चीज को लेकर जब ये केस गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो देखिए इंडिया ने कहा था कि उस समय पाकिस्तान चला गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के इस डिसीजन के खिलाफ में। भारत ने जब यह डिसीजन दिया था कि पाकिस्तान को कोई भी विमान भारत के ऊपर से नहीं जा सकता, पाकिस्तान का कोई भी विमान भारत के ऊपर से नहीं जा सकता, तो पाकिस्तान इस केस को लेकर गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के खिलाफ में डिसीजन दिया, तब भारत इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ में गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट में। पूरा नाम पूरा वो हो गया, ऊपर नीचे हो गया, आईसीजे के अंदर में गया था। अब देखिए बात यह है कि जब उस समय इंडिया आईसीजे में गया था तब उन्होंने ये कहा था कि जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास में अधिकार नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच में इश्यू को लेकर कुछ भी अपना डिसीजन दे सकें। कहने का मतलब साफ साफ ये कि इंडिया पहले भी आईसीजे में जा चुका है और अभी जो इंडिया की जो प्रायोरिटी वो ये थी कि एक प्रकार से जाधव की जान बचाई जाए, तो उसी प्रायोरिटी के हिसाब से इंडिया आईसीजे में गया। अब वे फॉरवर्ड में क्या आता है, वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए पाकिस्तान फ्री है, पाकिस्तान कोई भी आर्गुमेंट दे सकता है अपनी तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देने में। लेकिन देखिए बात ये उठती है कि पाकिस्तान को अभी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे जो आईसीजे की जो एक प्रकार से पूरी वर्किंग है वो खतरे में पड़ जाए और पूरे केस की जो प्रोसीडिंग है वो खतरे में पड़ जाए। अब दायित्व पाकिस्तान पे है कि वो इस पूरे जो कोर्ट का जो डिसीजन है उसको फॉलो करे। अब देखना ये बाकी है कि पाकिस्तान जो है इस पूरे डिसीजन को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल देखिए, ये कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्भया केस के जो पहले हाई कोर्ट ने और उससे पहले ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी निर्भया केस में जो कन्विक्ट्स हैं उनके लिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फांसी की सजा को बरकरार रखा है। देखिए निर्भया केस के बारे में आपको याद था 2012 में जो ये अपराधी थे इन्होंने इस प्रकार के भयानक कुकृत्य किया था ये, और काफ़ी हमारे समाज में असंतोष फैल गया था इस कुकृत्य के बाद में। और उसके बाद में तो क्या हुआ, जो उन 6 में से एक तो देखिए राम सिंह जो मेन थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था जेल के अंदर में, और जो जुवनाइल थे उनको 3 साल की सज़ा के बाद छोड़ दिया गया था। सज़ा भी नहीं कह सकते उसको आप, एक प्रकार से रिहेबिलिटेशन होम कह सकते हो, क्योंकि वो बालिग थे, उनकी जो उम्र थी 18 साल से कम थी, इसलिए उनको छोड़ दिया गया था। तो इससे तो देखिए समाज में असंतोष और भी ज़्यादा बढ़ गया, नाराज़गी और भी ज़्यादा बढ़ गई कि इस घोर क्राइम के बाद में भी उस जुवनाइल को छोड़ दिया गया।
तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन था वो बहुत ज़्यादा था। पूरी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इन सभी को, यानी जो बचे हुए 4 अपराधी हैं, क्योंकि एक ने सुसाइड कर लिया था, एक जुवेनाइल थे, उनको छोड़ दिया गया, जो बचे हुए 4 अपराधी हैं उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में बर्डन बहुत ज्यादा था एक्सपेक्टेशंस का, और सुप्रीम कोर्ट उसी पर एक प्रकार से उसी के अकॉर्डिंग काम करते हुए इनको फांसी की सजा को बरकरार रखा। अब देखिए इस पूरे इशू पर सवाल उठा रहे हैं। अब जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो कहते हैं कि देखिए जब भी किसी को क्राइम पनिशमेंट दी जाती है 2 पर्पज से दी जाती है। एक तो मान लीजिए इस तरह का कोई अपराधी है जो एक प्रकार से जिनको रिफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, उसको फांसी की सजा दी जाती है, क्योंकि देखिए सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कि भविष्य में जाके वो इस तरह के क्राइम ना करें। दूसरा एक प्रकार से डेटरेंस क्रिएट करने के लिए। डेटरेंस मतलब पूरी सोसाइटी में एक प्रकार से डर पैदा हो। देखिए हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अगर भविष्य में कोई इस तरह का काम करता है तो उसको भी फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मान लीजिए डेटरेंस क्रिएट हो रही है सोसाइटी के अंदर में, डर पैदा किया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है। अब देखिए बात यूं आती है कि जो कई बार ऐसा होता है कि देखिए जब मान लीजिए जब इनकी सजा डिसाइड होती है तो यह डिसाइड होता है कि सोसाइटी के लिए वो क्राइम कितना ज़्यादा खतरनाक है। जैसे वकील कहते हैं, आपने देखा होगा कि इस क्राइम ने, यानी निर्भया केस के क्राइम ने पूरी सोसाइटी के कलेक्टिव कंसाइंस यानी सामूहिक विवेक को झकझोर के रख दिया है, और समाज के लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गलत काम किया इस पूरे क्राइम ने। इस प्रकार से इसीलिए जो अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए, इस प्रकार की मांग कई बार जो वकील करते हैं। और कई बार मान लीजिए देखिए जब कन्विक्शन हो जाता है, यानी एक प्रकार से यह तय होगा कि इन्होंने अपराध हुआ है, तो उससे पहले एक सुनवाई और भी होती है। यानी अपराधियों से पूछा जाता है, वकील को, अपराधियों के जो वकील हैं उनको भी मौका दिया जाता है कि आप सजा कम करवा सकें। यानी कन्विक्शन तो हो गया, लेकिन अब इस बात पर चर्चा होगी कितनी सजा सुनाई जाए। तो वकील कई बार ऐसे एक प्रकार से इंडिविजुअल फैक्टर्स बताते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स कैसे कि देखिए हम मानते हैं कि अपराध तो हो गया, तो वकील बचाव में कहते हैं कि देखिए जो अपराधी हैं काफ़ी जवान हैं और वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बार बार कोई क्राइम किया हो, और जो अपराध हुआ है वो प्रीमेडिटेड नहीं था, यानी सोचा समझा अपराध नहीं था, सिर्फ एक सर्कमस्टेंशियल अपराध था और एक प्रकार से आवेग में आके किया हुआ अपराध है। और ऐसा भी है कि अपराधियों को रिफॉर्म किया जा सकता है, उनके आचरण से यह पता लगता है। तो ये इस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं बचाव पक्ष के द्वारा कि सजा कम से कम दी जाए, लेकिन इस केस में भी दिए गए। इस केस में भी जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि देखिए जो तर्क है प्रोसिक्यूशन का कि कलेक्टिव कंसाइंस है उसको झकझोर के रख दिया इस क्राइम को, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आप हर एक, यानी 4 अपराधी हैं उनके पर्सनल मैटर्स को देखें हर एक अलग ढंग से। जैसे मान लीजिए मुकेश सिंह है जिन्होंने ये अपराध में शामिल थे, अक्षय ठाकुर हैं, पवन है, हर एक केसेस में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग देखे कि क्या सर्कमस्टांसेस है मुकेश कुमार की, इनके माँ बाप बूढ़े हैं, या फिर अक्षय ठाकुर की क्या सिचुएशन है घर की, हर एक अपराधी के बारे में अलग अलग ढंग से देखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को इग्नोर कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये बात मानने से इंकार कर दिया, कि उन्होंने इस बात में जाने से इंकार कर दिया कि हम इंडिविजुअल सिचुएशन में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि देखिए इस पूरे क्राइम ने कलेक्टिव कंसाइंस को हर्ट किया, इसलिए फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर आर्टिकल कहता है कि देखिए एक मच्छी सिंह केस जो है 1983 का, यहां से एक प्रकार से रेयरेस्ट ऑफ रेयर का कंसेप्ट आया था, यानी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए अगर कोई केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो तो देखिए ये केस तो जो था निर्भया केस का, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस था। बहुत ज़्यादा नेशनल आउटक्राई हुई इस केस के खिलाफ में, और उसी का नतीजा था जो ये अल्टीमेट आउटकम आई। ट्रायल कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सज़ा को बरकरार रखा, उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो नेशनल आउटक्राई हुई थी इस पूरे केस के बाद में, वो भी उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है। और बाद में देखिए एक और केस से कंपेयर किया जाता है, निर्भया केस को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे केस से जिसका नाम है बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस गोधरा राइट्स के बाद में हुआ था, उन सर्कमस्टांसिस में हुआ था। तो उस समय जो एनवायरनमेंट था काफ़ी चार्ज था। उसमें देखिए क्या हुआ था, 3 महिलाओं के साथ रेप हुआ और 14 जो एक प्रकार से पर्सन्स की हत्या कर दी गई इस केस में, बिल्किस बानो केस में। तो अब देखिए आर्टिकल कहता है कि दोनों केस जो है वो बराबर हैं। इसमें बिल्किस बानो केस में भी जो काम हुआ था वो काफ़ी गलत काम हुआ था, और जो ट्रेजेडी थी वो निर्भया केस के समान ही थी। और लेकिन बिल्किस बानो केस में एक प्रकार से कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी गई और लाइफ सेंटेंस दी गया है बिल्किस बानो केस में। फर्क सिर्फ इतना था, जो निर्भया केस हुआ वो हुआ एक प्रकार से शांत रात में, और जो बिल्किस बानो केस था वो चार्ज सर्कमस्टेंसेस था, यानी वो गोधरा राइट्स के बाद में हुआ था, तो सर्कमस्टेंसेस उसमें काफ़ी टेंस थी। और जबकि निर्भया केस के दौरान में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक बात को कंसिडर किया कोर्ट ने इन पूरे दोनों केसेस में, समझ गए, बस और कुछ नहीं। और बाद में देखिए आर्टिकल ये कहता है कि देखिए जो बात ये है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस
देखना चाहिए जब भी कैपिटल पनिशमेंट की सजा सुनाई जाए। तो देखिए आर्टिकल कहता है कि जो विंडो है वो काफ़ी छोटी हो गई है। हर बात में जो प्रोसिक्यूशन के जो वकील है वो ये कहते हैं कि कलेक्टिव कंसाइंस हर्ट हुई है। तो काइंड ऑफ आर्टिकल कहता है कि वो तो सिर्फ एक चॉइस ऑफ वर्ड्स है। अब ये तो काफ़ी एक प्रकार से डाउट है कि कब कलेक्टिव कंसाइंस हर्ट होती है सोसाइटी, कब नहीं होती। तो इस पर कुछ क्लैरिटी आना चाहिए, यही वे फॉरवर्ड में बोला जाता है। वे फॉरवर्ड में कहता है कि सबसे पहले तो देखिए एक कंसिस्टेंसी आनी चाहिए कोर्ट के द्वारा में। जब भी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर फॉर्मूला अपनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कंसिस्टेंसी अपनानी चाहिए। जैसे बिल्किस बानो केस में भी एक प्रकार से कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस केस में नहीं दिया गया। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कलेक्टिव कंसाइंस आखिरकार क्या है इस पर भी क्लैरिटी आनी चाहिए। और जो आउटरेज है मतलब ये है कि देखिए जब आप इस प्रकार का जस्टिस करते हो, इस प्रकार के केसेस का फैसला करते हो, तो आपके जहन में क्या सिर्फ सोसाइटी की आउटरेज आती है या फिर ये भी आता है कि एक्चुअल जस्टिस आखिरकार है क्या। तो जो जस्टिस होना चाहिए वो एक प्रकार से सोसाइटी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो जस्टिस है वही जस्टिस होना चाहिए। आर्टिकल मेनली एसेंस ये निकल के आता है, क्रक्स ये निकल के आता है आर्टिकल का। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अभी जो नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं ये श्रीलंका की विजिट पे गए हुए हैं। तो ORF थिंक टैंक का ये आर्टिकल है। अभी बहुत सारी डिटेल्स तो इसमें नहीं है क्योंकि विजिट अभी एक प्रकार से अभी कंप्लीट हुई है, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स इस पे आएंगे। लेकिन क्या कहता है आर्टिकल कहता है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो श्रीलंका की विजिट पे जाने वाले 28 साल में पहली बार जाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी पिछले 28 सालों में कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री श्रीलंका की विजिट पे नहीं गया था। और इवन 2015 में गए थे, वो पहले देश की विजिट थी। ये तो दूसरी बार गए हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2015 में जब श्रीलंका की विजिट पे गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तब ये पिछले 28 सालों में श्रीलंका में जाने वाले हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे। और अब ये उनकी दूसरी विजिट है, 3 सालों के अंदर में श्रीलंका के में इनकी दूसरी विजिट है। 2015 में जब ये श्रीलंका में गए थे, जब ये जाफना में भी गए थे। जाफना एक प्रकार से सेंटर था इंडिया श्रीलंका के अंदर में, जब सिविल वार हुआ था एक प्रकार से लिट्टे मिलिटेंट्स के खिलाफ में, तब जाफना उसका सेंटर था, गढ़ था। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे 2015 में जब वो गए थे श्रीलंका की विजिट पे, वो जाफना भी गए थे। और जाफना में तो अभी तक हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया था। और इवन श्रीलंका की तरफ से भी काफ़ी हाई प्रोफाइल विजिट्स हुई। 2015 में नई सरकार जब चुन के आई श्रीलंका के अंदर में, उसके बाद से जो सिरिसेना है वो 2 बार भारत की विजिट पे आ चुके हैं। प्रेसिडेंट हैं सिरिसेना अभी श्रीलंका के। और जो रानिल विक्रमासिंघे हैं वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, वो भी हमारे देश की विजिट पर आए थे। तो ये जो हाई प्रोफाइल विजिट्स हो रही हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वो काइंड ऑफ एक ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है उनसे कि देखिए सिविल वार के दौरान में, इससे 2015 से पहले जब राजपक्षे सत्ता में थे, वहाँ पे जब इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। और श्रीलंका की जो अप्रोच थी काफ़ी चाइना ओरिएंटेड हो गई थी, चाइना के साथ में उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो गए थे। लेकिन ये हाई प्रोफाइल जो विजिट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि फिर से इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो दोस्ती है वो ठीक होने लगी है। और हमने काफ़ी सारी वित्तीय सहायता भी श्रीलंका को प्रोवाइड करी है, जैसे $2.6 बिलियन, उसमें से $400 मिलियन जो है वो काइंड ऑफ ग्रांट की फॉर्म में है। यानी ग्रांट वो होती है जो वापस नहीं ली जाती, और जो ये बाकी जो बचा हुआ है वो तो वापस मिलना होगा। एक वो सॉफ्ट लोन्स उसको आप कह सकते हैं, आसान किस्तों पर, लेकिन ग्रांट वापस नहीं दी जाती। ग्रांट तो एक बार दे दी तो दे दी। आगे क्या है, देखिए सिविल वार जब हुआ था श्रीलंका के अंदर में, LTT के खिलाफ में श्रीलंका की आर्मी ने किया था, उस समय देखिए काफ़ी ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हुए थे तमिल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में। और उसके बाद में देखिए पूरा का पूरा जो जाफना का एक प्रोविंस है, वो जो प्लेस है, रीजन है, उसमें वो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया था, तबाह हो गया था। अब देखिए वहाँ पे लाइफ को फिर से बहाल करने के लिए हमारे देश ने काफ़ी सहायता प्रोवाइड करने की एक प्रकार से कोशिश करी श्रीलंका को। हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए, रोड्स कंस्ट्रक्ट किए, हाउसिंग कंस्ट्रक्ट करी जाफना के अंदर में। लेकिन इन सभी चीज़ों करने के बावजूद जो अप्रोच थी श्रीलंका की वो चाइना ओरिएंटेड रही। सिविल वार यानी 2010 के बाद में 2015 के आसपास, 10 से 15 के आसपास। क्योंकि देखिए मेन मुद्दा ये था, उस समय श्रीलंका का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। इवन जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म श्रीलंका कर रहे थे कि आपने इतने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस किए। तो श्रीलंका को एक ऐसे देश की आवश्यकता थी कि अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर में, उस यूनाइटेड नेशंस के अंदर के उस रेजोल्यूशन को रोक लगा सके। अब जबकि चाइना के पास में तो वीटो पावर्स हैं, चाइना कोई भी ऐसे रेजोल्यूशन को वीटो कर सकता है जो UN में पास किया जा रहा है। तो इसी वजह से जो रिलेशंस थे श्रीलंका और चाइना के वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए और भारत को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया श्रीलंका ने। और देखिए चाइना के साथ में इन्होंने कितने सारे एग्रीमेंट साइन किए इस पूरे टाइम में, 10 से 15 के बीच में। हमनतोता पोर्ट एक प्रकार से बनाया गया चाइना के द्वारा, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए। लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका के लोगों को समझ में आ गया
कि जिसको पहले वो हीरो मानते थे महिंद्रा राजपक्षे, यानी जिन्होंने एक प्रकार से सिविल वार में श्रीलंका को जीत दिलाई, वो एक प्रकार से नज़रों में आना स्टार्ट हो गए जनता के, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे करप्शन के उन पर चार्जेस लगे। इवन धीरे धीरे ये भी साफ हो गया कि लोन तो काफ़ी ज़्यादा ले लिया श्रीलंका ने चाइना से, लेकिन ये काइंड ऑफ डेट ट्रैप है, यानी चाइना पे अब डिपेंडेंट हो गया है श्रीलंका, ऐसा धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा। तो बाद में तो देखिए 2015 में जब ये इलेक्शंस हुए थे, तब तो यह भी आरोप लगा कि जो सिरिसेना जीत कर आए हैं, सिरिसेना को जिताने में भारतीय खुफिया एजेंसीज का रोल है, यह भी आरोप लगा था उस समय में। अब ये देखिए इस विजिट में क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट जो बात हुई। अब चाइना क्या करता है, देखिए चाइना जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है तो चाइना अपना दमखम दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो हमारे देश की विजिट पे आए थे, तो पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो हमारे देश के अंदर में आ गए थे। जो विवादित रीजन है ऊपर दौलत बेग यानी अक्साई चीन के पास में, वो हमारे देश के अंदर में आ गए थे, चाइना के सोल्जर्स एंटर कर गए थे। तो काइंड ऑफ एक ये जो चीज़ करता है चाइना, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए करता है। जैसे उन्होंने अब कोशिश करी, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीलंका की विजिट पे गए, तो श्रीलंका जो चाइना ने कोशिश करी कि एक चाइना की जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो श्रीलंका के अंदर में जाए, क्योंकि चाइना को साफ साफ पता है कि अगर मान लीजिए श्रीलंका के अंदर पोर्ट पे अगर चाइना की कोई न्यूक्लियर सबमरीन आती है तो भारत इस चीज़ से चिढ़ता है। तो जानबूझ के चाइना ने कोशिश करी कि एक न्यूक्लियर सबमरीन को भेजा जाए अभी श्रीलंका के पोर्ट पे, लेकिन श्रीलंका ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी तरह से अभी चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन को होस्ट नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हुई। एक पोर्ट है वहाँ पे, ट्रिनकोमैली पोर्ट, यहाँ पे देखिए ये पोर्ट की लोकेशन है। अब इस पोर्ट को विकसित करने को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में बातचीत चल रही है। इवन बुद्धिज्म सर्किट और कनेक्टिविटी को लेकर भी काफ़ी सारी बातचीत चल रही है। ये देखिए ये बुद्धिज्म सर्किट है, फिलहाल ये इंडिया और नेपाल के बीच में है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी प्लेसेस हैं, जैसे लुम्बिनी नेपाल में है, यहाँ पे एक प्रकार से बुद्धा का जन्म हुआ था, महावीर बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, महावीर तो जैन है। उसके अलावा देखिए सारनाथ, जो कि सारे प्लेसेस हैं, बोध गया, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। तो इसके बीच में एक टूरिस्ट सर्किट इस्टेब्लिश किया गया है भारत और नेपाल के बीच में। तो श्रीलंका के साथ में भी बातचीत चल रही है कि श्रीलंका किसी फॉर्म में इस बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल हो, क्योंकि देखिए जो श्रीलंका जो कंट्री है बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है, बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे श्रीलंका के अंदर में। उसके अलावा एक और चीज़ को लेकर भी बातचीत हुई कि काशी और कोलंबो के बीच में एक डायरेक्ट फ्लाइट इस्टेब्लिश की जाए कोलंबो और काशी के बीच में, क्योंकि देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंस्टिट्यूएंसी भी हैं, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर ये फ्लाइट स्टार्ट होती है तो काइंड ऑफ। और तो काफ़ी कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा इस आर्टिकल में, क्योंकि काफ़ी सारे डिटेल्स तो अभी आना बाकी है कि जॉइंट स्टेटमेंट में क्या रहा या फिर और कौन से प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा चर्चा हुई। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।